नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज ऑफ अलिक मंजरी में आप सबका स्वागत है। हमारे बहुत सारे दर्शक इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि यूजीसी के ऊपर आप एक एपिसोड और कीजिए। एक एपिसोड हम संदीप भैया के साथ कर चुके हैं एंड बहुत अच्छा रिसीव हुआ। लेकिन उसके डेवलपमेंट क्या है ये भी जानना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि इस अभी जो पार्लियामेंट में हो रहा है कुछ थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, थोड़ी बात इस पे भी करेंगे। और मेन बात इस बात की कि ये सारा जो बवाल है वो बेसलेस है। लेना एक ना देना दो, कौवा कान ले गया और सारे उस कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं। तो अब पहले कान चेक कीजिए और देखिए कौवा है भी कि नहीं, उसके बाद फिर दौड़िएगा। और यही चीज अगर हम लोग रोक दें तो भारत में ये इतनी पॉलिटिकल अपहीवल बंद हो जाए कि आज जो है हम मोदी के साथ हैं और कल हमें मोदी को सबक सिखाना है। तो डिटेल में जानते हैं संदीप भैया के साथ। संदीप भैया, वेलकम टू द शो। समय निकालने के लिए धन्यवाद। आप सबको ये बताइए, पहली बात तो ये गलत क्या है और गलत क्यों है। नमस्ते मंजरी जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे एपिसोड यूजीसी गाइडलाइन के एपिसोड के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा यह है कि यह गाइडलाइन क्या है, क्या थी, इसका कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में क्या असर पड़ेगा, 2012 में जो गाइडलाइन थी उसमें क्या चीजें थी, उससे क्या नुकसान हुआ पिछले 14 साल में, उसी के एडिशन में आया है ना। तो अगर ये खराब है तो वो भी खराब था, तो उसके क्या नुकसान हुए, उसका क्या इतिहास है, क्या इतना बड़ा वितंडा हुआ क्या पूरे देश में उस गाइडलाइंस के अनुसार। दूसरी, कितना नेसेसरी है, कितना अननेसेसरी है। भाई यूजीसी कैसे डिसाइड कर लेगी कि किस यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में दो लड़के आपस में झगड़ पड़े तो उनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो कॉलेज में छोड़ दो, उसके तो चीजें हैं वहां पर ऑलरेडी हैं। बहुत मारपीट होती, कहाँ किस कॉलेज में मारपीट नहीं होती। भाई मैक्सिमम क्या होता है, अगर दो लोगों में आपस में नहीं बनी तो मारपीट हुई, तो मारपीट के लिए थाना है, कचहरी है, पुलिस है, सब है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में आपने एक अननेसेसरी का एडिशन किया टू ईच कॉलेज ऑन इट्स ओन। एवरीबडी है, सबके रेमेडीज हैं। मैं गाइडलाइंस की भी बात थोड़ी देर बाद में करूंगा, मेरे पास पूरा गाइडलाइंस का सेटअप है। और मैं यह प्लीज मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया पीडीएफ डाउनलोड करें, स्वयं पढ़ें, स्वयं पढ़ें, हिंदी में भी है अंग्रेजी में भी। और जिसने भी ये बोला कि 2012 की गाइडलाइन ऐसी थी वैसी थी और उसमें तो ये दिया था और इसमें ये नहीं दिया था, उसमें ये चेंज कर दिया, मैं कहता हूं भाई 2012 की गाइडलाइन के पीडीएफ मिले तो हमसे भी शेयर कर दो। ये उन लोगों से कह रहा हूं जिन लोगों ने 2012 2026 की गाइडलाइन ये वो सब कंपेयर कर दिया। 12 की गाइडलाइन ऑन पेपर किसके पास है कि नहीं है, नोबडी नोज। 26 वाली तो फिर भी किसी ने पढ़ ली होगी, 12 वाली तो और किसी ने नहीं पढ़ी। आपने वो एकदम मतलब कौआ कान ले गया, ले गया, और बहुत ज्यादा ले गया। इस बार तो बहुत लोगों के कान ले गया, तीन बहुत कान लोग के ले लेंगे। गए। हाँ, कमिंग बैक टू ये यूजीसी की गाइडलाइंस है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, जिन लोगों ने किया विशुद्ध एजेंडा के साथ किया और अभी भी कर रहे हैं, कि अब लोग कह सकते हैं कि सवर्ण का नुकसान हो रहा है। आप सवर्ण के बारे में, आप संदीप सिंह जी जो है, आप खुद ही सवर्ण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप मोदी के मतलब, खैर वो सब एक अलग बातें हैं, ठीक है, सबका विचार है, स्वागत है, कोई समस्या नहीं। 2004 से 2014 के बीच में सोनिया और राहुल का काल चल रहा था, मतलब अपराजेय थे ये लोग, चाइना से दोस्ती कर रहे थे, सब तक जा रहे थे, और भारत में तो आडवाणी जी तक को हरा दिया था, भाजपा ध्वस्त कर दी थी। 2009 में थे, जैसे नहीं यूएसएसआर टूटा था तो एक फुकुयामा ने लिख दिया था किताब एंड ऑफ हिस्ट्री, वैसे 2009 में आडवाणी जी को हरा के दिल्ली ने समझा कि हमने तो भाजपा खत्म कर दी भैया, पॉलिटिकल स्पेस में कांग्रेस को विपक्ष में ढकेलो और केजरीवाल को सत्ता में लाओ, अब तो पक्ष भी हमारा विपक्ष भी हमारा, और लेफ्ट वाले दोनों को रूल करेंगे। तो इन लोगों ने 2004 से 2014 के काल में मनमोहन सिंह के मुंह से कहलवाया कि प्राइवेट स्पेस में रिजर्वेशन होना चाहिए।
कहलवाया था। जी। राहुल गांधी अपने मुंह से जब से सत्ता से बाहर है 2-3 बार प्राइवेट स्पेस में रिजर्वेशन की बात कह चुका है। हाँ जी। ले आओ राहुल गांधी, और सवर्णों का भला करेगा राहुल गांधी। असली सवर्णों का सबसे ज्यादा भला करेगा राहुल गांधी। रीजन बीइंग, मतलब आप सोचिए ये बुद्धि चल रही है जिन स्टेट्स में ऑलरेडी उसकी सरकार है, वहां वो रोहित वेमुला एक्ट लेकर आ रहा है। एक यस। फर्जी झूठी कहानी के नाम पर रोहित वेमुला एक्ट लेकर आ रहा है, जो तय हो चुका है कि रोहित वेमुला ने सुसाइड किसी दलित सवर्ण के एंगल से, जनरल कास्ट के एंगल से, और मैं सवर्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, ये लेफ्टिस्टों ने थमाया है विभेद पैदा करने के लिए हिंदुओं में, लेकिन इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसी वर्ग के लोग कर रहे हैं। क्यों अपने आप को तुम सवर्ण कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो? ऐसा कौन से आपके बहुत, हर आदमी जीवन में कर्म करता है, कोई किसी परिवार में पैदा होता है, हर वर्ग का आदमी जमीन से उठकर ऊपर तक गया है, हर वर्ग का आदमी ऊपर था तो नीचे आ गया है। तो अकेला ऐसा कौन सा आपने, बहुत बड़े विधाता ने आपकी कुंडली में लिखा था या आप लिखवा के लाए हैं कि आप ही रहेंगे? ये क्या है? ये क्या मान सकता है? ये तो रायली की देन है। जिसकी भी देन है, आपने क्यों ओढ़ रखा है इसको? हाँ। कमिंग बैक टू, अब मैं सवर्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सामान्य वर्ग जनरल। की बात करूंगा। ठीक, हम्म। ठीक है, क्योंकि विभेद बना दिया गया है। मैं कहना नहीं चाहता, हम हिंदू हैं, मैं तकलीफ ये है कि लोगों ने हिंदुओं में विभेद पैदा किया है। पहली बार हिंदुओं को राजनीतिक सत्ता मिली, हिंदुओं को यह नहीं समझ में आ रहा है कि अरे राजनीतिक सत्ता में होने का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। और मैं एक बात बताऊं सबसे मेन, मंजरी जी, ये जितनी जबान चल रही है ना, सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं ने सत्ता अपने लिए ली, इसीलिए अपने आप को एक वर्ग का बोल के राजनीति भी कर पा रहे हैं, वरना बिखरे हुए थे मुलायम की पार्टी में, राजद की पार्टी में, बसपा में, और आज भी बिखरे हैं। मैं कह रहा हूं इतने बड़े आप अगर सामान्य वर्ग के बहुत बड़े सवर्णों के नेता हो, तो जाके खींच के लाओ कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, राजद से, उद्धव ठाकरे से, इधर से उधर से, जितने सवर्ण है बुला के ले आओ अपनी पार्टी में, लेफ्ट बुला से के ले लाओ, आइए। हम्म। ले आओ, पोलित ब्यूरो से ले आओ। बिखरे तो हुए हो, पोलित ब्यूरो में भाजपा। है कौन? अरे ममता बनर्जी ले आओ यार, सवर्णी तो है, ले आओ। कोर्स। सबसे ज्यादा काट रही है। तो ये जो राजनीतिक चेतना आई है, इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। इसका मेन पॉलिटिकल एंगल क्या है? मोदी जी 240 सीट पर आ गए, और भारत का लोकतंत्र एकदम धागे भर से जो है ना टंगा रहता है। कांग्रेस ने इतना तो कर दिया कि देश में कोई मेजोरिटी में आ नहीं सकता है। 282 और 303 चमत्कार थे, बैक टू जी। नॉर्मल आ गया। कि अब आपको, और ये एक्चुअल लोकतंत्र है, समझ में आता है, ठीक। हमारे यहाँ एक एक सांसद पैदा करना होता है, कायदे में तो देश का नेतृत्व तय करना चाहिए, जब पूरा देश जुड़कर चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से देश का नेतृत्व तय करे। उन लोग के हाथ में सत्ता न दे जो गुजराल को बिठा दें, गौड़ा को बिठा दें, मनमोहन बिठा दें, जिसका मन आया उसको बिठा दें। आपस में शरद पवार लड़े जा रहे हैं, नरसिम्हा राव लड़े जा रहे हैं, मुलायम सिंह का भी चांस बन रहा है, ज्योति बसु का भी चांस बन रहा है। अरे निकलो देश में, जाओ जनता से पूछो कि मुझे नेतृत्व देते हो कि नहीं। जिसकी हिम्मत है आके ले ले, बैठ जा दिल्ली में। ये क्या है कि, खैर वो एक अलग प्रक्रिया, चुनाव हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो राहुल गांधी के काल में यह सारे कार्य हुए। एक बात बताओ मंजरी, की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ट्रॉय की कहानी सबने सुनी होगी, ट्रोजन हॉर्स वाली। उसमें एक छोटा सा और है एंगल, कि जो दीवार थी ना ट्रॉय की, उसको अपोलो का आशीर्वाद था कि यह कोई बाहर से भेद नहीं पाएगा। वह दीवार सिर्फ अंदर से तोड़ी जा सकती थी। ट्रॉय के लोग बोर हो गए थे युद्ध से, क्योंकि बाहर जा नहीं पा रहे थे बीच पर, क्योंकि वहां तो सेना बैठी हुई थी। तो 10-12 साल जो भी उसने डेरा डाला था, उससे अंदर रह रह के बोर हो गए थे। तो जैसे ही देखा कि बाहर से सेना गई, तो बाहर ट्रोजन हॉर्स खड़ा था। ट्रोजन हॉर्स को लाने के लिए अपनी दीवार खुद ट्रॉय के लोगों ने तोड़ी थी, जिसको अपोलो का आशीर्वाद था। ये है असल कहानी। और बोर हो गए थे, मजा नहीं आ रहा था।
बाहरी संकट स्वयं अपनी दीवार तोड़कर लाए थे लोग। इस पॉलिटिक्स में मोदी जी 240 पर आ गए हैं। इनको 200 तक खींच लाओ, 20-30 सीट का ही अंतर है बस, ज्यादा नहीं। राहुल गांधी की मां जब 4-10 साल केंद्र में सत्ता चलाई है तो कितनी सीट पाई थी? 150 सीट। 7 सीट का अंदर था अटल जी और सोनिया गांधी के सीट्स में। 147 थे भाजपा और वो 153 थी। राहुल गांधी को तो 153 में नहीं चाहिए, वो 140 पे बन जाएगा पीएम। उसको बनाने के लिए पूरे देश में बैठे हुए लोग, कौन लोग बैठे हुए हैं? क्षेत्रीय पार्टियां बैठी हुई हैं। वो कहेंगे ये पीएम रहेगा, हम अपना पूरा प्रदेश लूटेंगे, मजे करेंगे। हमको डी राजा ए राजा वो को टेलीकॉम मिल जाएगा, शरद पवार को एग्रीकल्चर मिल जाएगा, किसी और को कुछ और, तेजस्वी को डिफेंस मिल जाएगा, अखिलेश को फाइनेंस मिल जाएगा। सब अपना लूटेंगे खाएंगे, सबके विभाग बढ़ जाएंगे। कोई कोयला ले लेगा, कोई माइन ले लेगा, कोई कुछ कर लेगा, सब लूटेंगे। इसलिए वो समर्थन दे देंगे फट से। राहुल गांधी को 272 नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। मोदी जी को बस 20 सीट नीचे ले आओ। तो दलित तो संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, वो एक झूठ चला दिया, ऐसा बताया जाता है। मैं ये शब्द दलित भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं। आरक्षित है ना, नारक्षित है, या जो भी एक वर्ग है। अब सोचिए, इतना वामपंथियों के इतने शब्दों को हमने ओढ़ लिया, आत्मसात कर लिया कि अनकॉन्शियसली भी निकलता है। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, द पॉलिटिकल एंगल, ब्रिंगिंग मोदी डाउन। क्या रीजन है? नोबडी नोज। दिल्ली मीडिया को बिल्कुल भी एक नॉन भ्रष्टाचारी सरकार समझ ही में नहीं आती। दिल्ली मीडिया को ये समझ, मीडिया के चरित्र को, चाहे वो सोशल मीडिया वाले हों चाहे वो दिल्ली वाले हों, चरित्र यह है कि भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, हमने तो 10 किताबें पढ़ी हैं, हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही है? और मैंने तो 4 किताब लिख दी, हमारी मानी क्यों नहीं जा रही है? किताब पढ़ने वाले और किताब लिखने वालों का जो दम्भ होता है ना, वो अद्भुत होता है। वो स्वयं मीडिया का आज क्या टॉपिक पे बात कर रही है, कल किस पे करेगी, परसों किस पे करेगी, हर दिन नए वीडियो के लिए नए टॉपिक की खोज होती है। पर दम्भ यह है कि हम बताएंगे पॉलिसी। अरे तुम 2 दिन एक टॉपिक पे नहीं रुकते हो, तुम सरकार को पॉलिसी बताओगे? आपकी कंसिस्टेंसी कहां है? फॉर समथिंग, आप देश चलाने के लिए नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट ऑन सम टॉपिक, समथिंग। पॉलिसी डिजाइन करनी है, जो भी आइडिया देना है, यू हैव टू गो थ्रू फुल फ्लेज प्रॉपर। तो जो किताब लिख लेता है वो कहता है कि मैं तो एक किताब लिख चुका हूं और मेरी सुनी जानी चाहिए। खैर, कमिंग बैक टू दिस, कि मोदी जी को हराना है 10-20 सीट में, और हमको भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चाहिए, सॉरी, हमको नॉन भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चाहिए, हमको भ्रष्टाचारी चाहिए, पहला। दूसरा, हमको मल्टीपल पार्टी सिस्टम चाहिए जिसमें हम मंथरा बन सकें। मीडिया इज मंथरा, इधर गए उधर बतिया लिया, उधर गए उधर बतिया लिया, इधर गए उधर बतिया लिया। आप स्मिता प्रकाश जी का एक, राजीव जी हैं जो बीसीसीआई के रहे, शुक्ला जी, आप उनका इंटरव्यू सुनिए। मैं इनके पास गया, उन्होंने मुझसे ये कहा, मैंने उनके पास गया, उन्होंने मुझसे ये कहा, मैं उधर गया, उन्होंने मुझसे ये कहा कि उनसे जाके ये कह देना। तो मीडिया, राजीव जी भी पत्रकार रहे ना, यही करते करते क्या पोजीशन पे पहुंच गए, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। यही तो चाहिए वहां की मीडिया को। उस समय कोई गोदी मीडिया, कोई राष्ट्रवादी मीडिया नहीं। जिसने दिल्ली में बैठ के लुटियंस में पला बढ़ा, दिल्ली का पानी, मतलब लुटियंस का पानी पिया, उसके मन से सेकुलरिज्म कभी गया नहीं, उसकी आत्मा में है सेकुलरिज्म। एनडीटीवी खरीदा अदानी ने, पता नहीं कितने पैसे दिए, क्या किया। जो लोग वहां पहुंचे हैं वो कह रहे हैं पहलगाम में जहां हिंदू मारे गए थे वहां एक मंदिर भी बनना चाहिए, एक मस्जिद भी बननी चाहिए। 25 लाख रुपए लेते हैं एक पॉडकास्ट का, नहीं जाएगा, है राष्ट्रवादी। एक साहब कह रहे हैं कि गवर्नर होने ही नहीं चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, इट्स इंसैनिटी, इट्स फुलिशनेस। तो केंद्र कैसे पूरे देश को जोड़ के रखेगी? चीफ मिनिस्टर लोग बहुत सुभरित आ गए, बहुत बहुत सधे हुए, बहुत शानदार लोग आते हैं, क्या चीफ मिनिस्टर बनते हैं? देश बंधेगा कैसे अगर एक गवर्नर नाम के फूल जो हैं, देश के धागे, मतलब ये धागे हैं जिसने देश के सारे फूलों को, और तब भारत की माला बनती है। ज्ञान इतना है कि होना ही नहीं चाहिए, हमने कह दिया, हमने किताबें लिखी हैं, होना ही नहीं चाहिए, बात खत्म।
और जिसने हमसे सवाल पूछ ले वो ट्रोल है, हम डिस्कार्ड कर देंगे। वो संघी है, उसने कुछ पढ़ा नहीं, उनका इंटेलेक्ट नहीं है, ये तो बुद्धि है। पांच तोमर में एक डायलॉग था कि हम किताब कम आदमी ज्यादा पढ़े। यस। तो जो जीवन में जी रहा है, कबीर जी ने तो दोहे लिखे, उनको नहीं मानोगे? वो कई बहुत बड़ा डायलॉग है, मतलब एक जोक चलता है कि गालिब आ जाए तो गालिब यूनिवर्सिटी से उनको, जो गालिब पर पीएचडी करते हैं उनको पीएचडी ना मिले, गालिब खुद आ जाए तो। नियम इतने सख्त हैं। तो थिंग जी, इज कि कोर्ट का फैसला है, अननेसेसरी है, कोर्ट ही रूल आउट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है, समय के साथ आएगा, करेक्शन में समय लगेगा। राहुल की कोटरी में अगर जाएंगे तो वो प्राइवेट में आरक्षण ला करके आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। वैसे भी देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, और जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो जिस मोदी को छोड़ने के लिए बोर हो गए हैं लोग, इतना तड़पड़ा रहे हैं, उस मोदी के छोड़ते ही जो गाज आपके ऊपर गिरेगी उसके लिए तैयार रहिए। प्राइवेट की नौकरी में आरक्षण होगा और आपकी प्रॉपर्टी में भी दूसरे का हक होगा, क्योंकि उनकी 20% आबादी है ना, तो 20% तो आपकी प्रॉपर्टी में से ऐसे ही चली जाएगी। वो लोग जो अपने भाई से दुश्मनी कर लेते हैं एक प्रॉपर्टी के लिए, सोचिए सरकारी तौर पे आपकी 20% चली जाएगी। तो टैक्स के बारे में तो मत पूछिए, इन्हीं की दादी ने 95% टैक्स लगाया था, ब्रैको का राष्ट्रीयकरण किया था। तो और 10 साल की लूट A to Z क्यों भूलते हैं इनके चक्करों में पड़ के। अब द थिंग इज कि अगर हिंदू सत्ता में रहने की कला नहीं सीखेगा और अपनी सत्ता की इंपॉर्टेंस नहीं सीखेगा, तो फिर आ, किसी छोटी सी बात पे भड़क करके आप सत्ता से विहीन हो जाएंगे। आप सत्ता में है, दिग्विजय सिंह भी आपके मन का काम कर रहे हैं, वो यूजीसी पे कमेंट कर रहे हैं। एंड बाय द वे सरकारी जो गाइडलाइंस आ रही हैं, एक हाँ सेकेंड, नहीं उसमें बिल्कुल। AICTE, यूजीसी इन सब का विकल्प आ रहा है। क्यों? इन बॉडीज को सुधारना असंभव है, इनके से काम कराना संभव नहीं है। तो एक वो संस्था लाई जा रही है जिसके ठीक से काबिज हो जाने के बाद इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जैसे कि एनसीसी थी, वो अपना काम नहीं कर रही थी, आप अग्निवीर लेके आए, एनसीसी ने अपने आप को रिफॉर्म कर लिया। अदरवाइज आप कोशिश करते रहे, एनसीसी ने रिफॉर्म नहीं किया। आप कोशिश करते रहे कि ये पुरातत्व विभाग अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये कायदे से काम कर लें। अब आपने जो हेरिटेज है उसको प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दे दिया। थिंग इज कि सिस्टम्स को इतना से बहुत रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव मीडिया ले आ रहे हैं, जुडिशरी के लिए आप AI सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। जब हाँ, अब बोलिए। मैं दो तीन बातें जरूरी कहना चाहूंगा। मैं डेविल्स एडवोकेट, यूजीसी गाइडलाइन बिल्कुल खराब है, भारत का नुकसान करेगी, जनरल वर्ग का नुकसान करेगी, मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि कई लोग ये बात कहेंगे कि संदीप जी आप नहीं जानते, मैं कह रहा हूँ यस आई एग्री विद यू। एक बार को मैं मान लेता हूँ, वॉट एवर कोर्ट का फैसला क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हो गया नुकसान। सामान्य वर्ग को यदि, भाई ये जो गाइडलाइन है इसमें जो जातिवाद है, इसमें जो सारी चीजें हैं, जातिवाद दो ही जगह आता है, एक तो कॉलेजेस में एडमिशन लेने में, एक सरकारी नौकरी में, बाकी तो प्राइवेट स्पेस में या भारत में जो जिसके कारण भारत चलता है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें तो कहीं कोई जातिवाद है नहीं। दुकान से आप जाति देख के तो सामान लेते नहीं है, मजहब देख के लेना चाहिए, पर जाति देख के तो नहीं लेता कोई। ठीक है, कुंभ में जाते हैं, कौन किसने आपको गाड़ी दी क्या दिया। प्राइवेट स्पेस में आप जो भी कार्य करते हैं वहां जाति नहीं। पहली चीज, मोदी सरकार ने क्या प्राइवेट स्पेस का एक्सपेंशन नहीं किया है? बहुत ज्यादा। आज कल 56 लाख करोड़ रुपए का बजट रिलीज किया गया। ये किसके लिए है? सरकार इतना खर्चा करेगी, जाके लीजिए। मैं कह रहा हूं मान लीजिए सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए स्पेशल, भाई कुछ नहीं होगा, 1.5-2-3 लाख नौकरियां होंगी सरकारी जो भारत सरकार ने दे रखी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने दे रखी है। मैं कह रहा हूं 50 लाख नौकरी सामान्य वर्ग के लिए निकल गई, 10 लाख निकल गई, 50 लाख निकल गई, बाकी 100 करोड़ सामान्य वर्ग क्या करेगा? बाकी जनता क्या करेगी? अपना काम करेगी या प्राइवेट में नौकरी करेगी?
प्राइवेट नौकरी करेगी, बिजनेस करेगी, व्यापार करेगी, दुकान चलाएगी या बड़ा व्यापार करेगी। भाई सब लोग तो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते ना। संभव नहीं। लोग पढ़ लिख आईआईटी से निकलेंगे, डॉक्टर बनेंगे, उसमें कुछ लोग आरक्षित होंगे, कुछ अनारक्षित होंगे। जाएंगे तो प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करने, मैक्सिमम लोग जाएंगे तो प्राइवेट स्पेस इज मच बिगर, 90%। ठीक है, तो ये किसके लिए पैसा रिलीज हो रहा है? सामान्य वर्ग के लिए नहीं हो रहा, ये सबके लिए नहीं हो रहा। तो बस आपको क्या है, आगे बढ़ के अपनी मेहनत दिखानी है, कर्म करना है, परिश्रम करना है, जाइए, आपके लिए पैसा बह रहा है। और आपको भारत में ही क्यों, आज की डेट में आप भारत से बाहर निकल के जा रहे हैं, दुनिया जीतने जा रहे हैं। सामने वाले से तो सीख लो कि सत्ता में रहना क्यों होता है, क्यों जरूरी है। सामने एक सेकेंड, सामने वाले से सीख लो सत्ता में रहना क्यों जरूरी होता है। 30 पे बोलना शुरू करिएगा, 22-30 पे। बोलिए। वो तो हिंदुओं में से कुछ लोगों को मुखौटा बना के आ जाते हैं सत्ता में, फिर अपना काम करते हैं। पिछले साल तक 10 साल हो गया था मोदी सरकार को, किसी को हवा नहीं थी वक्फ कितना जमीन ले चुकी है। और ये किसके काल में हुआ, आपको पता चला? एसआईआर से पता चला कि भाई साहब कितने फर्जी वोट पड़ रहे थे। और ये जो फर्जी मुसलमान वोट बैंक के माध्यम से वोट पड़ता है, किसका नुकसान करता है? ये आपके वोट का। आप जब अपना वोट देने जाते हैं तो आपके मुकाबले एक बाहरी मुसलमान लाके खड़ा कर दिया जाता है। ये कौन कर रहा था? ये क्यों भरते हैं बाहरी मुसलमान, चाहे असम में भर लें, चाहे बिहार में भर लें, चाहे यूपी में भर लें, चाहे किसी देश में भर लें। हिंदू हिंदू होके वोट अगर करने गया तो उसके सामने हम उसको काउंटर करने के लिए मुसलमान वोट बैंक सामने ले देंगे। और उसमें किसका इस्तेमाल करेंगे? जो हिंदू मृत हो चुके हैं, जो पलायन कर चुके, उन्हीं के नाम पे मुसलमान खड़ा करके अपने फेवर में वोट करा लेंगे। डुप्लीकेट वोट्स भी है। थर्ड थिंग, मैं मान के चलता हूँ यूजीसी गाइडलाइन खराब है। सामान्य वर्ग के लिए कौन सी सरकार है आज तक जिसने अपना टैक्स कम किया हो? अभी सितंबर महीने में जीएसटी के रेट्स कम हुए हैं, किसकी जेब में गया है? या तो व्यापारी वर्ग की जेब में गया है या कंज्यूमर की जेब में गया है। अगर इसमें आप नहीं है साहब, आपने भाई, भले आप सरकारी नौकरी करते हो, सामान तो 24 घंटे में जितना सामान यूज करते होंगे तो प्राइवेट स्पेस से आया है। हाँ जी। भाई गाड़ी यूज करते हो तो मारुति की, महिंद्रा की, किसी की करते होगे। कपड़ा किसी का पहनते हो, सरकार को कौन सा आपको कपड़ा, घड़ी, साबुन, तेल, क्रीम, कंघी बना के दे रही है? सब तो प्राइवेट स्पेस से। खाना, आटा, गेहूं, जो जितनी चीजें हैं, बच्चों की पढ़ाई, फोन, कंप्यूटर, क्या क्या नाम लेंगे जो प्राइवेट स्पेस से नहीं आपको मिल रहा है। तो यदि टैक्स कम हुआ तो बेनिफिट किसको गया? आपके बच्चे क्या एक जड़ सरकारी व्यवस्था में ही रहेंगे या दुनिया जीतने में आगे बढ़ेंगे? आप क्या चाहते हैं? आज के समय में अरे हमारा बेटा बहुत स्मार्ट है, कंप्यूटर पे गेम खेलता है या एआई का टूल यूज करता है या पता नहीं फोन में ऐसी ऐसी चीज बता देता है, हमारा बिटिया भी बहुत स्मार्ट हो गई है। तो ये लोग क्या, इनका टेक्नोलॉजिकली क्या एडवांस करियर या जीवन होगा, हम और आप अभी सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ जी। क्या हमारा ध्यान उधर नहीं होना चाहिए? हमारा ध्यान बस ये है कि कॉलेज में ये हो रहा है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम आई है, उसका समाधान निकल सकता है। समाधान निकालने के लिए क्या करेंगे? जो समाधान दे रहा है उसी को खींच के नीचे रख देंगे कि हाँ भाई चलो हो गया तुम्हारा काम। और मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं, राहुल गांधी ने जो कर्नाटक में, जो तेलंगाना में, जो हिमाचल प्रदेश में मॉडल दिया है, मैं कह रहा हूं चलो सरकारी अधिकारियों की बात कर लूं, आपके भी सामान्य वर्ग के लोग, सरकार ने आपका बहुत नुकसान कर दिया। हिमाचल में सरकारी नौकरी, सरकारी अधिकारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। अब बताओ, ले आओ राहुल गांधी, ले आओ कांग्रेस, वो आपको तनख्वाह देंगे? या तो आपका काम तनख्वाह से नहीं चलता है, बाहर से चलता है, आपको तनख्वाह की जरूरत ही नहीं है, या तो ऐसा हो सकता है। ये तो मॉडल से आपके सामने प्रैक्टिकल
ट्रैक रिकॉर्ड है इन लोगों का कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू। आप एक बात पर जिसका जिसका शेल्फ लाइफ जस्ट 10-15 दिन है, उसको लेकर आप जो है 1000 साल बाद एक मौका मिला पूरे भारत देश को, उसको तज देंगे। आपके हिंदू होने में आपके पूर्वजों का कितना बड़ा बलिदान है, और आज आपकी जिम्मेदारी आई है, हम सबकी जिम्मेदारी आई है कि हम अपने समाज को हिंदू बनाएं, इतना ज्यादा बनाएं कि हम पर कोई हमको कन्वर्ट करने, हम हमारी गर्दन पर छुरी फेरने कोई ना आए। ये संकट है या वो संकट है? आपकी प्रायोरिटी क्या है भाई? आपके स्वयं की प्रायोरिटी क्या है? परिवार में अपने बच्चों को देखिए, अपने माता पिता को देखिए, किसी को देखिए, कह दीजिए कि 20 आपके पास बहुत समय है कि 15 साल में आपके ऊपर हमला नहीं होने वाला है। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आप लोग कहेंगे कह रहे तुम डराते हो, उन लोग को डराता नहीं, डरा रहा हूं मैं। बंगाल देख लो, बांग्लादेश देख लो यार, क्या दिखाएगा आदमी आपको? हम क्या दिखाएंगे जो आप स्वयं अपनी आंख से देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। वो तो भगवान का भला हो सोशल मीडिया आ गया, वरना मरी झापी जैसा मसाकर होगा, किसी को हवा नहीं लगी। आपको यही नहीं पता कि पाकिस्तान से कितने हिंदू आके यहाँ भाग के आके यहाँ रहते हैं। इस भूमि को जब घुसते हैं ना तो ऐसे प्रणाम करते हैं कि चलो यहाँ सांस लेने को मिलेगा, बेटियां सुरक्षित रहेंगी। जाओ अमेरिका भेजो, अमेरिका भेजो, वहां के जो टॉप मोस्ट सीईओ बन जाना, फिर एप्स्टीन आइलैंड पे पहुंच जाना। वहां पे बिल गेट्स को पूजते थे, पता नहीं किसको पूजते थे, किस किस को पूजते थे, वैसा जीवन मिलता है वहां पर। यूरोप वाले बहुत पैसा आ गया, बहुत दुनिया जीत ली, दुनिया की ऐसी तैसी कर दी, बम मार दिया, पता नहीं क्या कर दिया, इराक, लीबिया, सीरिया सब तबाह कर दिया। किस लिए? कि हम एप्स्टीन आइलैंड पे जाके बच्चों के साथ व्यभिचार कर सके। ऐसा जीवन जीना है? एक हिंदू जीवन मिला है, इससे बढ़िया कोई जीवन नहीं है जीने के लिए। पूर्वजों के बलिदान से मिला है, कितने लोगों के बलिदान से, तब परिश्रम जो आज भी कर रहे हैं उसको उतार के फेंक दो क्योंकि एक यूजीसी गाइडलाइन नहीं है। बस यही कहना है, रेस्ट माय केस। बहुत सुंदर बात कही है आपने कि एक छोटी सी बात पर इतना बवाल मचाया है। और मैं आज भी कहूंगी, राजनीति में धैर्य का जितना सुंदर इस्तेमाल मोदी जी ने किया है, बहुत कम लोग करते हैं। आपने शिवाजी का एग्जाम्पल देखा है कि जब औरंगजेब ने भवानी मंदिर तोड़ दिया था तो उन्होंने इमीडिएट हमला नहीं किया था, और थोड़ा सा धीरज रख के, तैयारी करके, परिस्थितियां बना करके फिर घेरा था। यही चीज आप सैम मानेकशॉ की, जब आपने सैम बहादुर मूवी देखी होगी, उसमें एक रियल लाइफ केस है। अप्रैल में हमला करने के लिए कहा था, उन्होंने तैयारी का वक्त लिया, दिसंबर में हमला किया और युद्ध जीता। तो प्लीज इस कौवा कान ले गया वाली मेंटालिटी से बाहर आइए, वरना हर बार राहुल गांधी जैसे लोग जीतते रहेंगे संसद। हाँ जी। दीदी आपसे एक सवाल, और सैम मानेकशॉ का इंदिरा गांधी ने क्या किया? उनकी सैलरी बंद कर दी, उनके प्रमोशन रोक दिए, और एक हिसाब बदला लिया था। वो आरोपी उसी के बाद से बंद हुआ। और अब मैं यहाँ पे पूछा तो ये भी बता दूं कि जो पंजाब में पंजाब की जो रेजिमेंट ने शौर्य दिखाया था, उसके कारण वो लोग जब छुट्टी पे जाते थे तो छोटे छोटे कारणों से चोरी का इल्जाम तक लगा के उन्हें थाने पे बैठा लेते थे। ये जो खालिस्तान भड़का है ना, इसमें इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो जो आपके जाबाज थे वो थाने में बैठे होते थे। महाराज भवानी सिंह ने पाकिस्तान का इलाका जीत लिया था। आपको मालूम है, गायत्री देवी का खजाना जो लूटा था वो भवानी सिंह की धर्म पत्नी थी। तो बदला लिया है इस कांग्रेस सरकार ने आपका शौर्य का, जिससे आपने हिंदू भूमि की रक्षा की है। अगर आप कर्नल पुरोहित देख लीजिए, साध्वी प्रज्ञा देख लीजिए, बहुत सारे आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जिनको इस बात की सजा मिली है कि वो अपने राष्ट्र के लिए, आरवीएस मणि देख लीजिए, जिन्होंने राष्ट्र के लिए वाकई बलिदान दिया है। तो अब आपको ये सोचना है कि एक छोटी सी बात पे मोदी जैसी गवर्नमेंट गिरा देनी है, राहुल गांधी का साथ देना है, हमें गुस्सा करना है, हम मोदी को सबक सिखाएंगे, या फिर अपने घर, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी बेटी, अपने बच्चे और भविष्य के लिए काम करेंगे। जी। एक आखिरी बात, अटल जी को भी सबक सिखाया गया था।
क्या बिगाड़ लिया अटल जी 10 का, साल राजनाथ सिंह जी का, सुषमा, नहीं हम कह रहे भाजपा सरकार 2004 में गिराई, सबक सिखाया, बहुत बढ़िया सबक सिखाया। क्या बिगड़ गया अटल जी का, क्या बिगड़ गया अडवाणी जी का, क्या बिगड़ गया सुषमा स्वराज जी का, क्या बिगड़ गया राजनाथ सिंह जी का, क्या बिगड़ गया नितिन गडकरी का, क्या बिगड़ गया संघ का, क्या बिगड़ गया प्रमोद महाजन का। वो तो बाद में भाई नेता की अलग कहानी है। किसी नेता का उस समय का क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं, सबकी लाइफ बढ़िया। सबक किसने सीखा? हमने, आपने। बम किसके घर पे फटे, गोलियां किस पे चली, हमने पैसा किसका लूटा कांग्रेस सरकार ने, सिखा लो हमारा। सबक। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिसको सबक सिखाओगे उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, उस अकेले इंसान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा समझ लीजिए। आप सबक सिखा के देख चुके, कल्याण सिंह को सबक सिखा दिया, क्या बिगड़ गया कल्याण सिंह जी का? जीवन में जो उनको सम्मान योगी जी ने दिया, किसका बिगड़ा? उत्तर प्रदेश का बिगड़ा। खूब सिखाइए सबक, मजा आएगा। और मजा हम ही को आएगा, क्योंकि लड़कियां हनी ट्रैप होती थी, लव जिहाद होता था, दुबई हनीमून पे जाती थी और वापस नहीं आती थी। तो और उसके बाद भारत सरकार भी कभी नहीं ये ढूंढती थी कि कांग्रेस जो सरकार ने मीरा नायर को जो एप्स्टीन आइलैंड में फंसी हुई है उसको पद्म अवार्ड दिया। ये भारत से बच्चे ले जाने वाले कार्य किए हैं इन लोगों ने विदेशों में। हम डरा नहीं रहे भाई साहब, बस जो जितना हुआ है बस हकीकत वही बता कह रहे रहे हैं। हैं। निठारी कांड भी तो एक आया था, जिसका नतीजा शून्य निकला। जो असली विक्टिम था वो बच गया। उसको छुड़ाने वाली इंदिरा जयसिंह है, जो ये यूजीसी गाइडलाइन के पीछे पड़ी हुई है। वो कोहली ब्रदर्स को छुड़ाना, और निर्भया, सॉरी कोहली नहीं, निर्भया रेप में केस में जो सबसे बड़ा आरोपी था, उसको माफी दिलाने में इंदिरा जयसिंह पीछे खड़ी थी, जो ये यूजीसी गाइडलाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट के उंगल करके सब बदलवा के लेके आई है। उसका नाम मत लीजिएगा, उसको सबक मत सिखाइएगा, उसको बिल्कुल सबक मत सिखाइएगा। तो अगर सबक सिखाना चाहते हैं तो उस जज को सिखाइए, उसका नाम लेके आइए। हम यहाँ कुछ कारणों से वो नाम नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने ये अनपार्लियामेंट्री डिसीजन दिया, आउट ऑफ, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविज्म जो उसने दिखाया है। उस व्यक्ति को सबक सिखाइए, जिसका जो इस गलती को ठीक करने में लगा है, उसको सबक सिखाने की। क्योंकि मोदी एक ऐसी, वो मैं कहूंगी बहू है, कि पड़ोस के गांव में भैंस मर जाए तो दोष नई ब्याली बहू का होता है। मोदी वो बहू है कि विश्व में कुछ भी गड़बड़ हो, गाज इन्हीं के सर पे गिरती है। तो अपने फूफा वाले एक्ट से बाहर आइए, या सासू माँ बनना बंद करिए। जो असली कल्प्रिट है उसे सबक सिखाइए। और मोदी, ट्रस्ट मोदी एंड बी हैप्पी, मैं इसीलिए कहती हूँ इस चीज पे वापस आइए। संदीप भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैसेज आपने दिया है, ये वाकई अगर हिंदू समझ ले तो आगे तक सत्ता में कायम रहेगा। और एक चीज बात जो जाननी चाहिए, ऐड करूंगी मैं जरा सी, सत्ता में रहने की कुछ कीमतें भी चुकानी पड़ती है। आपने शरद पवार के अजीत पवार के केस में देखा, उनकी पत्नी सुनेत्रा तुरंत आकर के उन्होंने डेप्यूटी सीएम की शपथ ग्रहण की, जबकि वो शोक काल में थी। तो सत्ता की कीमत चुकानी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है सत्ता में रहना, और सत्ता के लिए कीमत चुकाना सीखिए। शेष भगवान सबको सद्बुद्धि दे। थैंक यू संदीप। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते जी, जय हिंद, जय भारत।